नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जामों में इससे एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं और ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अगर आप पहले से जानते हैं तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको जान जाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भारतीय संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं और 470 से अधिक आर्टिकल्स हो गए हैं, वो भी वर्तमान में। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भाग जो 22 था उसको जो है 23, 24, 25 ऐसे करके बढ़ाया गया है? तो ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया। इसको जो है खंड के माध्यम से भाग को बढ़ाया गया है। जैसे पहले भाग 4 था तो एक और भाग उसमें जोड़ा गया 4 का क। इसी प्रकार करके पूरे भाग को बढ़ाया गया है खंड के माध्यम से। उसी तरह आर्टिकल पहले 395 आर्टिकल थे, अब वर्तमान में 470 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। तो ये भी आर्टिकल जो है 395, 96, 97 ऐसे करके नहीं बढ़ाया गया है। आर्टिकल्स को भी खंड के माध्यम से बढ़ाया गया है। जैसे 21 का क, ख, 19 का क ऐसे करके बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान के मूल ढांचा को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। देखिए, हम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स को भाग के माध्यम से देखेंगे। मतलब भाग 1 से लेकर 22 तक भाग में कौन कौन से आर्टिकल्स जो है इंपोर्टेंट है। जैसे भाग 1 में, 2 में, 3 में कौन कौन से आर्टिकल इंपोर्टेंट है, उस तरह से हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, भाग 1 का नाम है संघ और राज्य, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स हैं, मतलब कुल 4 आर्टिकल्स हैं। इनमें जो है 3 ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। यह आर्टिकल 1 कहता है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का समूह है, संघ है, यूनियन है। ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। मतलब अगर भारतीय संसद चाहे तो भारत के बाहर अगर कोई देश का टुकड़ा है या फिर कोई देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो भारतीय संसद जो है उसको मिला सकती है आर्टिकल 2 के तहत। जैसे में सिक्किम को 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में विलय कराया गया, भारत में मिलाया गया। 1975 से पहले सिक्किम जो था वह एक अपना स्वतंत्र देश था, उसको जो है भारत में मिला लिया गया। ठीक है। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है भारत के किसी भी राज्य का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे भारत के अंदर जो है बहुत सारे राज्य हैं, अगर मान लीजिए किसी राज्य का 2 टुकड़ा करना है, मतलब उसको 2 भागों में बांटना है, बड़ा बड़ा राज्य होने के चलते, तो वह काम जो है संसद करेगी आर्टिकल 3 के तहत। जैसे में देखिए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो बहुत सारे राज्यों को जो है 2-2 भागों में बांटा गया, कुछ कुछ राज्यों को अलग किया गया। ये जो है यह काम जो है आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संसद कर सकती है, ये संविधान अधिकार देता है। ठीक है। अब देखिए, देखते हैं भाग 2। भाग 2 का नाम है नागरिकता। इसमें जो है 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं। देखिए, नागरिकता से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि पूछे तो कौन सा आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता जो है भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि आप जो है भारत देश में रहते हैं और भारत देश में भी आप किसी न किसी राज्य में रहते होंगे। मान लीजिए कि आप बिहार में हैं, तो आपको जो है आप बिहार के निवासी हैं, आपको बिहार की नागरिकता नहीं दिया गया है, आपको भारत की नागरिकता दिया गया है। तो रहते तो आप भारत में हैं और भारत में भी वो भी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, तो आपको उस राज्य की नागरिकता नहीं दिया गया है, आपको एक देश की नागरिकता दिया गया है, वो भारत की नागरिकता, एक ही नागरिकता आपको दिया गया है। इसी को कहा जाता है एकहरी नागरिकता। तो भारत में जो है एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक है। नागरिकता को जो है ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है नागरिकता को। अब देखिए, इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 5 कहता है कि जब संविधान बना तो उस समय भारत में जो भी लोग थे उन सभी लोगों को नागरिकता दे दिया गया। यह आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 8 क्या कहता है।
विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप विदेश में चले गए कमाने के लिए या फिर घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो आपकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी विदेश जाने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है, यह आर्टिकल 8 कहता है। लेकिन वही आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश भ्रमण के लिए गए हैं, चाहे घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, जिस भी काम के लिए गए हैं विदेश में, और वहां पर आप जाके विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, तो जो है भारत की नागरिकता जो है आपकी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। सही बात है, आपको दो देश की नागरिकता क्यों दिया जाए? आप एक ही देश में रहिए, जहां पर भी रहना है आप स्वेच्छा से रहिए। तो जो है भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 में कहा गया है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगर आप भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ ही कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे देश विरोधी का आप पर धब्बा लग जाता है, तो जो है आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आर्टिकल 10 के तहत। तो ये 10 से आपको याद रखना है, देश विरोधी, 10 देश विरोधी। तो देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 10 के तहत। ठीक। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है संसद बनाती है, लेकिन यह जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय को दी गई है। मतलब क्या हुआ कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाना हो, वह कानून बनाने का काम गृह मंत्रालय के हाथ में है। गृह मंत्री ही उससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं। यह आर्टिकल 11 कहता है। तो भाग 2 में जो है ये इतने आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 3। देखिए भाग 3 का नाम है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल हैं और ये मूल अधिकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जो है एग्जामों में भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो देखिए मूल अधिकार को जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। पहला ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसे किस देश के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार को, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 जो है इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकार का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 13 में। इसमें कहा गया है कि यदि किसी का मूल अधिकार है और उस मूल अधिकार के चलते किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है मूल अधिकार कि आप तलवार रख सकते हैं और आप तलवार लेके किसी को घोंप दीजिए, तो ये जो है मूल अधिकार के आपको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके मूल अधिकार के चलते किसी दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 13 का प्रयोग करके आपका जो मूल अधिकार है तलवार रखने का, उसको जो है हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है। अब देखिए भाग 3 में ही आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, यानी समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात जो है कानून के सामने सब जो है बराबर है, सब समान है, सब बराबर है। और विधि के समक्ष समानता को जो है ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी इसके सामने जो है कानून के सामने सब बराबर है, इसका मतलब ये होता है। इसी में कहा गया है कानून का समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण का मतलब हुआ कानून के सामने जो है कानून अमीर गरीब नेता सबको जो है समान नजर से देखेगा, सबके लिए नियम कानून जो है एक होंगे। यह आर्टिकल 14 में कहा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप जो है किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह आर्टिकल 15 में कहा गया है। ठीक है। बहुत पहले से ही जाति धर्म के स्थान पर बहुत जो है भेदभाव हुआ करता था और आज के डेट में भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। तो वह जो है आर्टिकल 15 में इसको मेंशन किया गया है कि आप किसी के साथ भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब हुआ कि महिला पुरुष ट्रांसजेंडर, इन सब के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 15 को याद करना आसान है। हम लोग जो है 5 इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो ये ज की तरह दिखाई देता है।
तो 15 यानी ज की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 में जो है जाति धर्म इसके स्थान पर भेदभाव करने से मना किया गया है, रोक लगाया गया है आर्टिकल 15 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत का अंत किया गया है। ये आर्टिकल 17 कहता है कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं, छुआछूत का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि का मतलब जो है पहले, आज से पहले, बहुत पहले जो है राजा रजवाड़ों के समय में ठाकुर साहब, चाहे ब्रिटिश काल में ठाकुर साहब, बाबू साहब, ये सब जो है उपाधियां जो है बड़े बड़े आदमियों के द्वारा धारण किया जाता था। तो इन सभी उपाधियों को जो है आर्टिकल 18 के तहत अंत कर दिया गया है। अब ये सब हम उपाधि जो है नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा, सेना, इन सब के क्षेत्र में अगर कोई भी उपाधि मिलता है तो उसको हम धारण कर सकते हैं। जैसे भारत रत्न जो है, पद्म विभूषण, ये सब उपाधि को हम रख सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मिल जाए प्रोफेसर, सर, जनरल, दरोगा, जिला अधिकारी, डीएम, ये सब उपाधि को हम रख सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि को हम नहीं रख सकते हैं, यह आर्टिकल 18 कहता है। देखिए भाग 3 में ही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है कि सभी तरह की इसमें स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 19 में। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी व्यक्ति को भारत में जीने के लिए अधिकार चाहिए, मूल अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, सभी तरह की स्वतंत्रताएं जो है आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है। जैसे में देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी न्यूज की स्वतंत्रता है हमें, यह आर्टिकल 19 का एक कहता है। मतलब आर्टिकल 19 में ही इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 19 में ही कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता है हमें। मतलब हम कहीं भी कभी भी सभा कर सकते हैं, लेकिन वो सभा जो है बिना हथियार के सभा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभा हम किए और हथियार लेकर हम सभा कर रहे हैं और हथियार के बल पर अपना बात किसी को मनवा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन बना सकते हैं, लेकिन संगठन जो है अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों का संगठन बना दिए, ये सब संगठन नहीं चलेगा। उसके बाद कहा गया है कि बिना रोक टोक घूमने की स्वतंत्रता है। जहां हम घूमना चाहें वहां घूम सकते हैं। भारत में हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर घूम सकते हैं। लेकिन जहां पर सरकारी तौर पर अनुमति नहीं दिया गया है तो वहां पर हम नहीं जा सकते। मान लीजिए जब कहीं पर जो है बहुत बड़ा विवाद हो गया है और वहां पर जाने की अनुमति नहीं है और आप कहिएगा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो वहां पर आप नहीं जा सकते। वहां पर आप, जहां पर सरकार आपको रोक लगाई है। उसी प्रकार है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। हम भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में कहीं भी जो है बस सकते हैं, यह हमें अधिकार है। उसके बाद जो है संपत्ति खरीदने का अधिकार, कहीं भी हम संपत्ति खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो अधिकार है पहले मूल अधिकार था, अब इसको जो है आर्टिकल 19 से हटा दिया गया है। ये मूल अधिकार में अब नहीं है संपत्ति खरीदने का अधिकार। अब आप कहीं भी संपत्ति नहीं खरीद सकते। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 में ही है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी जो है किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय को कर सकते हैं, यह आर्टिकल 19 में कहा गया है। तो आर्टिकल 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बहुत तरह की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दे देता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखिए 20 में 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ही जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि एक गलती की एक सजा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध कर दिया, उसको जब सजा होगी तो जब सजा काट लेगा और वो काट के जब वो अपने घर आएगा तो ऐसा नहीं है कि फिर उसी गलती के लिए जाकर केस ठोक दिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो एक गलती करेगा तो एक गलती के लिए जो भी उसको सजा होगा तो एक ही बार सजा भुगतेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार जब बाहर निकले तब जाके फिर उसी पर केस हो गया, फिर उसको जेल में भेजा गया एक ही अपराध के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, उसी में कहा गया है कि सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। मतलब वर्तमान कानून के आधार पर ही किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को सजा दिया जाएगा। जैसे कि आज वर्तमान 2024 में
कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसको आज के डेट में उस अपराध के लिए जो भी सजा है वही सजा उसको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 साल पहले जो सजा था इस अपराध के लिए वो वाला सजा इसको दे दें, या फिर भविष्य में जो सजा आने वाला है उस सजा को उसके हिसाब से उसको सजा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान में जो अपराध किया है उसी अपराध के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। यह आर्टिकल 20 कहता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 20। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। इसमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि आप किसी का जो है प्राण नहीं ले सकते, आप किसी का जान नहीं ले सकते। एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आप स्वयं अपना भी जान नहीं ले सकते, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। इसी के कारण जो है जब हम हेलमेट लगाकर नहीं जाते हैं तो पुलिस हमें पकड़ती है, क्योंकि जरा सोचिए कि उसको क्या मतलब है कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आप मरिएगा, पुलिस को क्या जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पुलिस रोकती है, जांच करती है और चालान कर देती है अगर आपके पास हेलमेट नहीं रहता है तब। क्योंकि आर्टिकल 21 में यह मेंशन किया गया है कि इसमें दैहिक स्वतंत्रता की जिक्र किया गया है, मतलब आप अपना भी खुद प्राण नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार इसी में है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई गोपनीय जानकारी जो है उजागर करता है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। गोपनीय जानकारी, जो भी जानकारी आप अपना पर्सनल जानकारी आप शेयर नहीं करना चाहते हैं और वो कोई लीक कर देता है, कोई वायरल कर देता है, तो उस पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। या आर्टिकल 21 कहता है इसमें निजता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसी में आर्टिकल 21 के क में जोड़ा गया है। देखिए मैंने आपको बताया कि भाग जो है भाग और आर्टिकल को खंड के माध्यम से बढ़ाया गया है। तो जो है मूल अधिकार में आर्टिकल 21 था, लेकिन इसमें एक और जोड़ा गया आर्टिकल 21 का क। आर्टिकल 21 के क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब जो है सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी, बिना किसी पैसा के उसको शिक्षा दिया जाएगा। यह आर्टिकल 21 के क में कहा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न जो है पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए भाग 3 में ही आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की चर्चा किया गया है आर्टिकल 25 में, और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। देखिए व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि धर्म के अनुसार जो है कुछ लोगों को स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे में सिख जो है आर्टिकल 25 के तहत तलवार रख सकते हैं, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, तो वह कृपाल यानी तलवार को रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण है। जैसे कोई अल्पसंख्यक है और वो बहुसंख्यकों के बीच पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में संकोच कर रहा है, तो वह जो है अपना स्वयं का एक संस्था खोल सकता है और केवल उसमें अल्पसंख्यक ही रहेंगे, अल्पसंख्यक ही उसमें अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। उस संस्था के लिए सरकार जो है अनुदान देगी, सरकार उसको धन देगी कि वो संस्था जो है चले। यह आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो यह हमारे संविधान जो है अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचा है। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 32 है, और देखिए आर्टिकल 32 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। देखिए इस अधिकार का मतलब क्या हुआ कि अगर भारत में किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह डायरेक्टली इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसे कोई अपराध हुआ तो उसके लिए हम पहले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जाते हैं हाई कोर्ट, उस राज्य के हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद यदि रेफर होता है तब जाके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह मूल अधिकार के चलते डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह आर्टिकल 32 कहा है। यही कारण है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। तो ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न घुमा कर पूछे कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, आर्टिकल नहीं भाग, तो प्रस्तावना को संविधान का
आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके तहत अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उस मामला को लेकर। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद जो है सेना, मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है तो भारतीय संसद जो है जितने भी सेना है, सेना में बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेवल पर जो पोस्टेड हैं उनको, और मीडिया के और गुप्तचर जो विदेशों में रह रहे हैं भारत के गुप्तचर, उन सब के मूल अधिकार को सीमित कर सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यह आर्टिकल 33 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सेना जहां चाहे उस क्षेत्र में अपना कानून लागू कर सकती है। सेना के कानून को जो है मार्शल लॉ कहा जाता है। सेना का अपना कानून होता है, सेना का अपना जो है कोर्ट होता है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में आर्टिकल 34 के तहत सेना जो है अपना कानून को लागू कर सकती है। ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे भाग 3 के। इन सभी आर्टिकल्स को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को कहा जाता है डीपीएसपी। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है जब संविधान बना तो उस समय इसको जोड़ा गया, तो उस समय भारत के पास उतने पैसे नहीं थे जो कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। इसलिए जो है चुनिंदा लोगों के लिए ही यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूरा वृद्ध हो गए हैं, 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, तो उनको जो है सरकार वृद्धा पेंशन देती है। बहुत सारे भारत में लोग हैं, भुखमरी की समस्या है, खाने के कुछ नहीं है, तो उनको जो है सरकार राशन देने की व्यवस्था करती है। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीब हैं, तो उनको राशन देने का सरकार जो है काम करती है। तो ये अब सभी लोगों को ये नहीं दे सकती क्योंकि सरकार के पास उतना धन तो है नहीं, इसलिए चुनिंदे लोगों के लिए ही इसको जो है लाया गया। लेकिन जैसे मूल अधिकार है तो भारत के सभी लोगों को मूल अधिकार प्राप्त है, लेकिन डीपीएसपी भारत के सभी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल 37 देखिए क्या कहता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मतलब जो है अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमें भी राशन की आवश्यकता है, हमें भी राशन चाहिए, भारत के सभी लोगों को राशन चाहिए, और उसके लिए वो न्यायालय में चला जाए, कोर्ट में चला जाए, तो ये जो है न्यायालय में लागू नहीं होगा। न्यायालय में इसके लिए वाद विवाद ही नहीं होगा। ये आर्टिकल 37 कहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 39 का क। आर्टिकल 39 का क इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता दिया गया है। निःशुल्क कोई भी कानूनी सहायता, विधि सहायता जो है दिया जा सकता है आर्टिकल 39 के क के तहत। ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में चर्चा किया गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44। इसमें है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें जो है समान रहेगी। भले विवाह की रीति जो है अलग अलग हो, लेकिन जो है शर्त जो भी होगा विवाह के लिए और तलाक के लिए सभी धर्मों का, उसी को कहा जाता है समान सिविल संहिता। यह आर्टिकल 44 में जोड़ा गया है। इसको जो है आसान है इसको याद करना। इसमें 4 सेम सेम है। सेम सेम मतलब समान समान है, तो समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 45 है। इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान जो है सरकार रखेगी। ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो भी बच्चे 6 वर्ष से कम आयु के हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है सरकार। इसीलिए जो है बहुत सारा पोलियो के ड्रॉप्स, बहुत सारा ड्रॉप्स जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो है पिलाया जाता है। तो ये सब किसकी देन है? सरकार की देन है। यह आर्टिकल 45 में कहा गया है। उसके बाद आर्टिकल है 50। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है।
मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों जो है अलग अलग है। यह बात को कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल 50 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 51। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये बात जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। जो भी जो है इंटरनेशनल विवाद हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। मध्यस्थता का मतलब विचार विमर्श करके जो भी जो है अशांति फैल रहा है विश्व में, उसको सुलझा देना है। ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। ये बात जो है आर्टिकल 51 में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसी में है भाग 4 का क। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य जो है इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 51 के क के तहत मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इससे मूल कर्तव्य को न मानने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 51 के क में मूल कर्तव्य है, या और भाग पूछे तो भाग 4 का क। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट है भाग 4 में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं भाग 5। देखिए भाग 5 में है यूनियन। यूनियन यानी संघ। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। देखिए अगर पॉलिटी में भाग 5 पर किसी का कमांड हो जाता है तो पॉलिटी को जो है 50% वो कवर कर जाता है, और जितना भी प्रश्न जो है पूछा जाता है ज्यादातर वो भाग 5 से ही पूछा जाता है। तो भाग 5 को आप जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें जो है आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति का जिक्र है, यानी राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में कहा गया है। इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका जो होता है उसका औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अर्थात सभी जितने भी कार्य होते हैं वो सब कार्य राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात आर्टिकल 53 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, यह आर्टिकल जो है 54 में कहा गया है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। यह बात जो है आर्टिकल 54 में कहा गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 7। इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, यानी राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, इस बारे में जो है आर्टिकल 60 में कहा गया है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हमने जो है राष्ट्रपति के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीका से एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है महाभियोग की चर्चा किया गया है। महाभियोग जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है संसद में। तो महाभियोग जो है आर्टिकल 61 में इसका जिक्र किया गया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति का जिक्र जो है, यानी वाइस प्रेसिडेंट, इनका जिक्र आर्टिकल 63 से किया गया है। आर्टिकल 63 से। आर्टिकल 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद को यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता है। यह बात जो है आर्टिकल 64 में कहा गया है।
उसके बाद आर्टिकल 69 है। देखिए आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, ये सब आर्टिकल्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यदि जब बनता है तो यहीं से प्रश्न को जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी के भी फांसी के सजा को या फिर मौत के सजा को जो है रोक सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सजा हो तो उसको जो है राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ये आर्टिकल 72 के तहत, ये आर्टिकल 72 जो है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति देता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 74। देखिए आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद को ही सरकार कहा जाता है। तो जो है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किसी भी मामले पर सलाह देगा, यह बात जो है आर्टिकल 74 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 75। देखिए आर्टिकल 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी व्यवस्था, यानी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी इस बारे में जानकारी जो है आर्टिकल 75 में किया गया है। जैसे जो है पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, जो भी मंत्री की नियुक्ति करना होता है उसकी नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 76। देखिए आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया गया है आर्टिकल 76 में, ठीक है। महान्यायवादी जो होता है ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब कानूनी अधिकारी सलाहकार होता है। किसी भी कानूनी मामला में जो भी सलाह देने का काम करते हैं तो महान्यायवादी करते हैं सरकार को। तो महान्यायवादी का जिक्र आर्टिकल 76 में कहा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में जो है संसद का जिक्र किया गया है। संसद की जो चर्चा है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, ठीक है। देखिए संसद जो होता है, संसद का 3 अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 अंग होता है। अगर सदन की बात करें तो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में किया गया है। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 79, 80 और 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 100 यानी सेंचुरी। इसमें जो है गणपूर्ति की चर्चा किया गया है आर्टिकल 100 में। देखिए गणपूर्ति क्या होता है कि किसी भी सदन की कार्यवाही जो है शुरू करने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक होता है। 1/10 को ही गणपूर्ति कहते हैं। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो सदन की कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है। तो आर्टिकल 100 में गणपूर्ति की यानी क्वेरम की चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन की चर्चा किया गया है 108 में। 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है और इस संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाता है तब जाकर जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बैठाया जाता है, उसी को जो है संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा है, ठीक है। तो धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा और आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा और आर्टिकल 116 में लेखानुदान और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक। तो ये जो चारों आर्टिकल हैं इसको आप एक साथ याद रख सकते हैं। आर्टिकल 110 में धन विधेयक, 12 में बजट, 16 में लेखानुदान और 117 में
वित्त विधेयक। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 123 में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 124 है। आर्टिकल 124 जो है इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है ये। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा किया गया है आर्टिकल 124 में, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, कौन करेगा, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 124 में वर्णित है। उसके बाद इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 124। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किया गया है आर्टिकल 124 में। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, 33 जो है अन्य जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 124 में है। उसके बाद है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 में अभिलेख की चर्चा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में ही आप जान सकते हैं कि अभिलेख क्या होता है, इसकी चर्चा आर्टिकल 129 में किया गया है। उसके बाद इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 137। इसमें जो है न्यायिक पूर्वालोकन है। न्यायिक पूर्वालोकन की चर्चा ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये भी आप उस वीडियो में जान सकते हैं। तो न्यायिक पूर्वालोकन की चर्चा आर्टिकल 137 में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल है 148। आर्टिकल 148 में सीएजी के पद की चर्चा है, यानी कैग की पद की चर्चा है। को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, कैग, इसकी चर्चा, इसके पद की चर्चा आर्टिकल 148 में किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये थे भाग 5 के जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए आर्टिकल्स थे या फिर पूछने की उसकी संभावना है, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं भाग 6 को। देखिए भाग 6 में राज्य यानी स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें जो है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 153 से ही राज्यपाल के बारे में बताया गया है, यानी राज्य में जो भी शासन व्यवस्था है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उसके बारे में भाग 6 में कहा गया है। इसलिए भाग 6 का नाम ही राज्य है यानी स्टेट है। देखिए आर्टिकल 153 में कहा गया है राज्यपाल का पद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 153 में। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात आर्टिकल 153 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 154 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। वास्तविक प्रधान जो है मुख्यमंत्री होते हैं। औपचारिक प्रधान के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं। जैसे औपचारिक के रूप में राष्ट्रपति होते हैं पूरे देश में, उसी प्रकार राज्य में औपचारिक प्रधान होते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये बात आर्टिकल 154 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 155। इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कैसे होती है। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये बात जो है नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 155 में किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये सब, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 159। इसमें जो है राज्यपाल के शपथ की चर्चा है। देखिए राज्यपाल को शपथ जो है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह दिलाता है राज्यपाल को शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में था और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 69 में था और राज्यपाल के शपथ की चर्चा आर्टिकल 159 में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति होता है कि किसी की भी फांसी की सजा को रोक सकते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति होता है। बहुत से सजा को जो है ये रोक सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 161 में है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। उसके बाद है आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। देखिए महाधिवक्ता का काम होता है जो है राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। कानूनी सहायता, कानून के बारे में जो भी जानकारी देना होता है सरकार जो है, राज्य सरकार, वो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल से पूछती है। उसी प्रकार केंद्र में जो है सीएजी थे, सीएजी जो है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देती है। ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होता है।
और महाधिवक्ता का जिक्र आर्टिकल 165 में किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 170 है, इसमें जो है विधानसभा की चर्चा किया गया है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, विधानसभा की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 170 में है। उसके बाद है आर्टिकल 171, इसमें विधान परिषद की चर्चा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, इसकी चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 171 में है। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखिएगा, 170 में विधानसभा की चर्चा और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा। उसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है 202, इसमें जो है राज्य के बजट की चर्चा किया गया है। राज्य की जो बजट होता है उसकी चर्चा किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 202 में। और केंद्र के बजट की चर्चा जो है आर्टिकल 112 में किया गया, इसके पहले आपने पढ़ा। और राज्य के बजट की चर्चा आर्टिकल 202 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 213, देखिए राज्यपाल का अध्यादेश। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था और आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी हमने देखा कि भाग 6 में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनके बारे में। अब हम देखते हैं आगे। देखिए भाग 7 जो है उसको जो है खत्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि भाग 7 में जो है देशी रियासतों के बारे में वर्णन किया गया था, जो कि आज के डेट में भारत में देशी रियासत तो है नहीं, इसलिए उसको जो है निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को। उसके बाद देखिए कि भाग 8 जो है इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है भाग 8 में, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने के है नहीं और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो भाग 8 में आप याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद भाग 9 है, इसमें पंचायत की चर्चा है भाग 9 में, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। उसके बाद भाग 9 का क है, इसमें नगर पालिका की चर्चा है। देखिए भाग 9 में पंचायत की चर्चा है और शहरों के लिए भाग 9 का क जोड़ा गया है, यानी इसमें नगर पालिका की चर्चा है, ठीक। और भाग 10 में SC ST के प्रशासन की चर्चा किया गया है भाग 10 में। तो ये आर्टिकल जो है ये जो भाग है इसको भाग के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है। यदि पूछा जाए तो भाग के माध्यम से ही इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा भाग 8 में, पंचायत की चर्चा भाग 9 में, नगर पालिका की चर्चा भाग 9 के क में और SC ST के प्रशासन की चर्चा भाग 10 में किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 11। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध की चर्चा, ठीक है। केंद्र राज्य के संबंध में क्या संबंध होना चाहिए इसकी चर्चा भाग 11 में किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देखते हैं। देखिए इसमें जो है आर्टिकल है 249, ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा सांसद को देती है। मतलब जो है राज्य सूची के विषय में जो भी कानून बनाना होता है सांसद जो है बना सकते हैं, यह अधिकार राज्यसभा देती है। यह बात जो है आर्टिकल 249 में कहा गया है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, उस राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह बात जो है आर्टिकल 253 में कहा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को संसद जो है किसी भी राज्य में लागू कर देगी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 262। देखिए आर्टिकल 262 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि नदियां जो है राज्य सूची का विषय है। मतलब नदी के ऊपर जो भी कानून नियम बनाना होगा वह राज्य सरकार बनाएगी, क्योंकि राज्य सूची के अंडर में आता है नदी। यह आर्टिकल 262 कहता है। देखिए नदी के ऊपर 2 राज्यों के बीच जो भी विवाद होता है नदी के ऊपर, तो उसको सुलझाने के लिए जो भी रिटायर जज हैं, जितने जज जो है रिटायर हो गए हैं, उनका एक समूह बनाया जाता है। उन समूहों को जो है न्यायाधिकरण या फिर इंग्लिश में उसको ट्रिब्यूनेट कहा जाता है। तो रिटायर जज जो है उस समस्या का समाधान करते हैं, जो भी 2 राज्यों के बीच नदी को लेकर विवाद होता है उसको। इस बात का वर्णन जो है आर्टिकल 262 में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 263 है, इसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा किया गया है आर्टिकल 263 में, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 12। देखिए भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर 300 तक आर्टिकल इसमें मौजूद हैं भाग 12 में।
इसमें जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। देखिए इसमें आर्टिकल है आर्टिकल 266। इसमें जो है संचित निधि की चर्चा किया गया है। संचित निधि जो है ये सरकार का खजाना होता है। सरकार का जितना भी धन होता है वो सब संचित निधि में जमा रहता है आरबीआई के पास। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 266 में किया गया है। सेम रिलेटेड है इससे आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि की चर्चा जो है आर्टिकल 267 में किया गया है। अगर देश को तत्काल धन की आवश्यकता होती है तो उसको जो है आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। तो आर्टिकल 266 और 267 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बाद एक है। तो आर्टिकल 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 280 है। देखिए आर्टिकल 280 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है वित्त आयोग। इसकी चर्चा आर्टिकल जो है 280 में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 300 का क। आर्टिकल 300 के क में संपत्ति का अधिकार है। इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 300 के क में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद देखिए कि भाग 13 में एक ही आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में कहा गया है भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। मतलब भारत में हम व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता है। यह बात जो है आर्टिकल 301 में कहा गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 14। भाग 14 में देखिए आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। इसमें आर्टिकल 312 है। 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा का सृजन, यानी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार जो है यह किस में है, तो आर्टिकल 312 में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 315। इसमें जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तथा राज्य सेवा आयोग यानी बीपीएससी या फिर अदर पीसीएस एग्जाम, इसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 315 में। ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी या फिर अदर पीसीएस लेवल के एग्जामों की चर्चा जो है किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 315 में किया गया है। उसके बाद देखिए कि संशोधन करके आर्टिकल 14 का क भी जोड़ा गया है इसमें। तो आर्टिकल 14 के क में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 323 का क, इसको भी संशोधन किया गया है। तो संशोधन करके जब 14 का क जोड़ा गया तो आर्टिकल में भी संशोधन करके 323 का क जोड़ा गया। और इसमें जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनेट की चर्चा किया गया है। अभी आपको मैंने इसके पहले बताया था कि अगर नदियों को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए रिटायर जजों को बुलाया जाता है। तो उन रिटायर जजों के समूह को ही जो है न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनेट कहते हैं। इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 323 के क में किया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं भाग 15। देखिए भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल है। इसमें जो है दो ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 और 329। देखिए आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की चर्चा किया गया है। चुनाव आयोग जो है ये एक संवैधानिक पद होता है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि चुनाव आयोग की चर्चा निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 324 में। उसके बाद है आर्टिकल 329। देखिए 329 में क्या कहा गया है कि निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब निर्वाचन के संबंध में संसद जो भी कानून बनाती है उसको जो है न्यायालय में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है कि यह कानून क्यों बना, कैसे बना। ना ही विधानमंडल में। विधानमंडल का मतलब विधानसभा, राज्यों का विधानसभा और विधान परिषद में, ठीक है। इन सब में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह आर्टिकल 329 कहता है। अब हम देखते हैं भाग 16। देखिए भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक आर्टिकल हैं। इसमें जो भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल 330 में है लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण की चर्चा किया गया है आर्टिकल 330 में। तो लोकसभा में एससी एसटी की कितने सीट होंगे इसकी चर्चा आर्टिकल 330 में किया गया है, ठीक। उसके बाद है आर्टिकल 331। इसमें देखिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। यह बात जो है आर्टिकल 331 में लिखा गया। हालांकि एंग्लो इंडियन के सीट को जो है अब खत्म कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 331 को।
उसके बाद आर्टिकल है 332, इसमें भी जो है विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की चर्चा है। उसके बाद आर्टिकल है 333। देखिए आर्टिकल 333 में जो है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, ये पहले था। तो आर्टिकल तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 333 में ये था कि 2 एंग्लो इंडियन को जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा विधानसभा में। और यदि लोकसभा में बात करें तो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते थे पहले। अब एंग्लो इंडियन के पद को जो है खत्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 338। देखिए आर्टिकल 338 में एससी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है, और आर्टिकल 338 के क में एसटी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है, और आर्टिकल 340 में ओबीसी आयोग के गठन की चर्चा किया गया है। ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा एकदम ध्यान से कि आर्टिकल 338 में एससी आयोग की चर्चा, आर्टिकल 338 के क में एसटी आयोग की चर्चा, और आर्टिकल 340 में ओबीसी आयोग की चर्चा है। तो हमने अब तक जो है भाग 16 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के आर्टिकल्स को देखते हैं। अब हम देखते हैं भाग 17। भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। राजभाषा के बारे में किस में बताया गया है, तो भाग 17 में। इसमें देखिए 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 343 और 351। देखिए आर्टिकल 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगा और हिंदी को ही घोषित किया जाएगा, आर्टिकल 343 में कहा गया है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 351 है। आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो सरकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया आर्टिकल 351 में कि सरकार जो है हिंदी भाषा का विकास करेगी, जैसे करना हो वैसे। अब देखते हैं भाग 18। देखिए भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, यानी आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है 3 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस आपातकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हमने एक पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया। तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तीनों से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब आगे भी इसको पूछने की संभावना है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपात की चर्चा, आर्टिकल 356 में है राजकीय आपात की चर्चा, और आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपात की चर्चा। तो तीनों आर्टिकल जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 में प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जो है कोई भी हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं लगा, और ना ही इसमें से प्रश्न जो है अभी तक कोई पूछा गया है, इसलिए हमने इसमें छोड़ दिया है। उसके बाद हम देखते हैं भाग 20। देखिए भाग 20 में संशोधन के बारे में है। संविधान में जो भी संशोधन किया गया, उस जितना संशोधन होता है सब संशोधन को जो है भाग 20 में ले जाकर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो संशोधन के ऊपर ही जो है हमने एक डीपली वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है भाग 21। देखिए भाग 21 में जो है आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक आर्टिकल्स हैं। इसमें जो है 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे भी एग्जाम में प्रश्न जो है 1 से प्रश्न पूछा गया है। इसमें आर्टिकल है 369। 369 में जो है इसमें कहा गया कि राज्य सूची के विषय में संसद जो है 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। यह बात जो है आर्टिकल 369 में कहा गया है। उसके बाद है आर्टिकल 370। ये तो हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बारे में जो जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 370 में किया गया है। उसके बाद है सबसे लास्ट भाग 22, और ये संविधान का सबसे लास्ट वाला भाग है भाग 22। इसमें जो है 2 ही आर्टिकल है और दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 393। आर्टिकल 393 में कहा गया है कि जो ये संविधान का पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम जो है भारत का संविधान ही रहेगा। मतलब इस पुस्तक का नाम क्या रहेगा, भारत का संविधान, इसमें कहा गया आर्टिकल 393 में। उसके बाद है आर्टिकल 394। देखिए आर्टिकल 394 में संविधान के लागू होने की तिथि का जिक्र किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो संविधान है उसको 26 जनवरी 1949 को ये बना था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो ये वाला जो डेट है ये आर्टिकल 394 में लिखा गया है, संविधान लागू होने की तिथि, ठीक है।
तो ये थे 2200 जो संविधान का भाग था, उनमें जो भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने करवाए, उसका रिवीजन करवाए, उसको डिटेल्स में हमने बताया है। इसको आप सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखिएगा, इसी से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है।